नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार सक्सेस की पर। आज दोस्तों फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जो आपका टॉपिक हिंदी के जो कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं उनमें से कुछ वैकेंसियाँ ऐसी भी होती हैं जिन पर जो आपका विषय एक हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन जो है आते हैं। वो चाहे कोई राज्य सरकार का कोई एग्ज़ाम हो या कोई केंद्र सरकार का एग्ज़ाम हो, सभी में लगभग जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हिंदी से रिलेटेड होते हैं। तो हिंदी भी जो है किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस तरह मैथ के क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों ये हिंदी के भी क्वेश्चन होते हैं जो आपकी मेरिट में जो है नंबर पर 1 पर स्थान दिलाने के लिए वो काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जैसे एसएससी जीडी वैकेंसी, तो वहाँ पर भी हिंदी के टॉपिक में जो है कुछ क्वेश्चन आते हैं। पुलिस की वैकेंसी की बात करें तो चाहे जिस राज्य का पुलिस वैकेंसी है, चाहे जिस राज्य की हो, उसमें भी जो है कुछ हिंदी क्वेश्चन आते हैं। UPSSC के अंतर्गत भी जो कुछ क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। यूके के अंदर भी जो कुछ उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी आते हैं। कई सारे राज्यों में जो है हिंदी का भी एक टॉपिक होता है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास हिंदी की जो है शुरू करते हैं दोस्तों मिक्स क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 उत्तर दिए हुए हैं, जिनमें से जो उचित उत्तर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दोस्तों आपका जो उत्तर होगा वो ए नंबर होगा। यहाँ पर जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वो दोस्तों संस्कृत है, क्योंकि सबसे पहले आपकी संस्कृत ही आई। संस्कृत के बाद आपकी दोस्तों पाली भाषा आई, और पाली भाषा के बाद आपकी दोस्तों प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा के बाद आपकी अपभ्रंश भाषा आई, और अपभ्रंश भाषा के बाद आपकी अवहट्ट भाषा आई, और अवहट्ट के बाद आपकी हिंदी भाषा आई। तो इस तरह ये भाषा का क्रम है दोस्तों। तो अगर देखें प्राचीन रूप कौन सा है तो संस्कृत इसका प्राचीन रूप है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, संसार की सर्वप्रथम कृति है। संसार की सर्वप्रथम कृति है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी जो डी नंबर ऑप्शन है ऋग्वेद, तो ये आपका उचित होगा। उचित उत्तर होगा डी नंबर। ऋग्वेद जो है दोस्तों संसार का सबसे प्राचीन कृति कह सकते हैं ऋग्वेद। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संस्कृत के अन्य नाम है। संस्कृत के अन्य नाम है। तो यहाँ पर अन्य नाम में अगर हम लोग देखें तो जो ए नंबर ऑप्शन है देव भाषा, संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। और जो बी नंबर ऑप्शन है आर्य भाषा, तो संस्कृत को दोस्तों आर्य भाषा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों, क्योंकि देव भाषा भी बोला जाता है और आर्य भाषा भी आपका बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से कुमाऊनी बोली का विकास हुआ? निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से कुमाऊनी बोली का विकास हुआ? तो ये जो आपका हिंदी टॉपिक है बोली भाषा, उससे ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, खस अपभ्रंश। कुमाऊनी जो बोली है उसका विकास जो है खस अपभ्रंश से हुआ। उसका विकास हुआ हमारा खस अपभ्रंश से। ये सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त व्यंजन नहीं है? यानी कि यहाँ पे बताना है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें कौन से संयुक्त व्यंजन है, तो यहाँ पे जो ए नंबर अच्छा ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है। जो बी नंबर है वो आपका ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। सी नंबर संयुक्त व्यंजन है, और डी नंबर ये भी संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो हिंदी होती है उसके अंतर्गत 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। छा होता है, त्रा होता है, और ज्ञा होता है, स्रा। तो इस तरह देखें तो यहाँ पर ये बी नंबर का ऑप्शन जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता।
अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग देखें, अगले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा हास्य स्वर नहीं है। हास्य स्वर तो हिंदी में दो स्वर देखे गए हैं और एक पहला होता है हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और अगर एक और देखें तो वो होता है लुप्त स्वर। तो यहाँ पे अभी जो आपका क्वेश्चन है हास्य स्वर कौन सा नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन ए नंबर पे देखें तो जो बड़ा आ लिखा है ये आपका दोस्तों दीर्घ स्वर है। ये आपका कैसा स्वर है, तो ये आपका दीर्घ स्वर है। यहाँ पर दीर्घ स्वरों की संख्या अगर देखें तो 7 दीर्घ स्वर होते हैं और ये 4 आपके हास्य स्वर होते हैं। तो इस तरह अगर देखें टोटल हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 देखी गई है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, षड दर्शन का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर जो इस षड दर्शन के बारे में बात की जा रही है तो इसका संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर अगर देखें जो ऑप्शन सी नंबर आपका है षष्ठ धन दर्शन या षष्ठ धन दर्शन, तो ये आपका विकल्प सही होगा, सी नंबर। अगर यहाँ पर संधि की बात करें कि कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर एक संधि आपकी होती है व्यंजन संधि। तो ये रूप जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे आपका व्यंजन संधि यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यानी कि षष्ठ धन दर्शन या षष्ठ धन दर्शन। अगले क्वेश्चन में देखें दोस्तों, लिखा निरोग में कौन सी संधि है। निरोग में कौन सी संधि, तो आपको बताना है निरोग में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर आपका जो बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों विसर्ग संधि, जो का विसर्ग संधि है वो यहाँ पे निरोग पे, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निह धन रोग, निह धन रोग होगा, विसर्ग लगा हुआ रहेगा निह पे, तो इससे ये पता चल रहा आपका कौन सा उत्तर यहाँ पे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि होगा इसका उत्तर। अगले क्वेश्चन पे चलें, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बतानी इस क्वेश्चन पे कि शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं, देखें तो यहाँ पर जो आपका उत्तर डी नंबर है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे डी शुद्ध वर्तनी देखें, परीक्षा, परीक्षा आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सभी शुद्ध नहीं है, क्योंकि प्राण का यहाँ पे प्राण होता है और व्रत का व्रत होता है, पृष्ठ का पृष्ठ होता है। इस तरह ये आपका शुद्ध शब्द कौन सा है, तो परीक्षा है वर्तनी की दृष्टि से। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे 10 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया, किसकी अशुद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी, यहाँ पर ये देख रहे हो आप ए नंबर का जो ऑप्शन है श्रृंगार, तो ये आपका दोस्तों अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि इसका जो लिखने का तरीका होगा तो कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पर ये ऋषि वाली जो है रा लगेगी आपकी, और दोस्तों यहाँ पे इस तरह कुछ लिखा जाएगा श्रृंगार। तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है यहाँ पे ये इस तरह ऋषि वाली जो है रा यहाँ पे होगी, और यहाँ पे इसमें आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह का हल्का सा ये कट टाइम में इस तरह ये वाली रा बने, तो ये गलत है, यहाँ पे ये ऋषि वाली घूमने वाली रा बनेगी आपकी। तो अगले क्वेश्चन पे और देखें दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है सुसुप्ति, स्थायी और स्वास्थ्य, ये सभी सही हैं। और यहाँ पर जो दोस्तों एक शब्द आपका ये दिया हुआ स्वास्थ्य, तो ये आपका जो है जो पिछली वैकेंसी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की हुई थी ग्रुप डी लेवल और सी लेवल, तो उस पर ये आया हुआ क्वेश्चन है हिंदी का, ये स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य का पिछले ग्रुप डी पर आया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये क्वेश्चन सी नंबर पे जो ऑप्शन है ये आपका आया हुआ है। अगले चलते हैं आगे क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों देखें, अगले क्वेश्चन पे हिंदी के, तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों लिखा है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपका जो विराम चिन्ह पूछा गया है, तो जब अंतिम रूप ले लेता है तो दोस्तों वहीं पे पूर्ण विराम हो जाता है, यानी वाक्य पूरा जहाँ पर ख़त्म होता है उसको कहते हैं वहाँ पे जो चिन्ह लगता है पूर्ण विराम, यानी कि इस तरह के ये जो डंडा लगता है इसको दोस्तों बोलते हैं पूर्ण विराम। किसी भी वाक्य के अंत में जो एक ये चिन्ह लगता है उसे बोलते हैं दोस्तों पूर्ण विराम। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चले हम लोग, तो लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं ये बताना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो लोहा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, सोना भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, चांदी भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये आपका घड़ी ऑप्शन कुछ भिन्न है,
वैसे देखें तो ये भी एक प्रकार का द्रव्य है, द्रव्य का मतलब पदार्थ। लेकिन अगर इन तीनों से तुलना करें तो ये घड़ी कुछ अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अगले क्वेश्चन पहले, निम्नलिखित में कौन से पुल्लिंग शब्द नहीं है? निम्नलिखित में कौन से पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं। उपमुख, तो यहाँ पहला ऑप्शन मुख है, तो ये आपका मुख होता है, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है। दूसरा है सुख, तो सुख भी होता है, सुख आता है, ये भी आपका पुल्लिंग है। यहाँ पर देखें दुख, तो दुख भी होता है, ये भी आपका पुल्लिंग है। यहाँ पर लज्जा जो है वो लज्जा आती है, अगर इसको बोलेंगे हम लोग वाक्य प्रयोग के हिसाब से तो लज्जा आती है, ना कि लज्जा आता है। तो यहाँ पर इस प्रकार ती है और ता है का प्रयोग करते हुए हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो पुल्लिंग शब्द नहीं है, कैसा, ये स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन पे चलें दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर ए नंबर पे है हथनी, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, ए नंबर हथनी यहाँ पे हाथी शब्द का स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन चले, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखते हैं कौन सा बहुवचन नहीं। तो यहाँ पे देखें तो दर्शन बहुवचन होता है आपका, और आंसू भी आपका बहुवचन होता है, और प्राण भी आपके बहुवचन होते हैं। तो दर्शन, आंसू, प्राण ये आपके बहुवचन रूप में होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन जो सी नंबर है पाठक, ये आपका एक वचन रूप है, क्योंकि पाठक एक वचन रूप है। अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग दोस्तों देखें तो लिखा वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के रूप में आता है उसे क्या कहते हैं, यानी काम करने वाले को क्या कहेंगे? तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कि इसको जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, कर्ता, तो उसको बोला जाता है कर्ता। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा कि उसको क्या बोला जाता है, तो कर्ता उसको बोला जाता है, काम करने वाले व्यक्ति को कर्ता। अगले क्वेश्चन पे चलें दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पूछा आप किस प्रकार का सर्वनाम, तो दोस्तों आप जो है आपका जो उत्तर होगा वहाँ पे सी नंबर, यहाँ पे सी नंबर लिखा हुआ निजवाचक। तो आप एक जो है निजवाचक सर्वनाम है, ये आप आता है निजवाचक सर्वनाम के लिए। वैसे देखो दोस्तों तो जो इस आप का प्रयोग 3 प्रकार से हो सकता है, किसी को सम्मान देने के लिए भी होता है, और यहाँ पे निजवाचक के रूप में भी होता है, और एक और होता है किसी का जो है किसी को बात बताने के लिए, दूसरे को इंगित करने के लिए भी यहाँ पे आपका प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन पे चलें, यह कलम किसकी है? इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? यह कलम किसकी है? इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? यह कलम किसकी है? तो इस पर अगर दोस्तों देखिए यह कलम किसकी है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पे लिखा है यह कलम में यह लिखा है, यानी कलम के पहले आपका लिखा हुआ है या। तो यहाँ एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि कलम एक प्रकार की संज्ञा है, और जब भी किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाता है, जब भी किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाता है तो वहाँ पर दोस्तों सार्वनामिक विशेषण होता है। वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है दोस्तों? तो वहाँ पर होता है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर आपका जो डी नंबर ऑप्शन है वो दोस्तों सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि संज्ञा हमारी कलम है और कलम के पहले देखें तो यह लगा हुआ है, तो यह हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उठवाना किस प्रकार की क्रिया है? उठवाना किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पर जो उठवाना है वो प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी ये जो क्रिया है प्रेरणार्थक, यानी हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं कि बेटा 5 बोरी सीमेंट गोदाम से उठवा लेना, बेटा 5 बोरी सीमेंट गोदाम से उठवा लेना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने किसी दूसरे से बोला है, और जो जिससे बोला वो किसी दूसरे से काम करवाएगा, यानी तीसरे व्यक्ति से काम करवाएगा। तो हमने ये नहीं बोला कि बेटा गोदाम से 5 बोरी सीमेंट उठा लेना, हमने बोला बेटा गोदाम से 5 बोरी सीमेंट
उठवा लेना यानी उठवाना। तो यानी कि यहाँ पर प्रेरणा दिया है तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है। मैं पढ़ रहा हूँ में वाक्य का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग देखें, मैं पढ़ रहा हूँ इस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान है। कौन सा? तात्कालिक वर्तमान। तो इस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान है। अब अगर आप लोग जो है इस पे देखें दोस्तों, तो जो तात्कालिक वर्तमान बता रहे हैं इसको कोई कई कई बुकों में जो है अपूर्ण वर्तमान काल के रूप में भी दे दिया जाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी होना है, सोच समझ के काम करना है कि यहाँ पर जो है आपका तात्कालिक वर्तमान होगा, या अगर यहाँ पे तात्कालिक वर्तमान ऑप्शन ना होता, अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण काल का जो अपूर्ण वर्तमान होता, तो भी आपका यहाँ पे उत्तर चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद हैं। तो अव्यय के दोस्तों 4 भेद हैं। जो आपका डी नंबर ऑप्शन है वो आपका दोस्तों सही हो जाएगा, अव्यय के 4 भेद हैं। अगला क्वेश्चन, साखी का तत्सम रूप है। साखी का तत्सम रूप है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो जो साखी लिखा हुआ है दोस्तों, तो साखी पे जो है अंतिम अक्षर जो हमारा खा है, और तत्सम तद्भव जब बनाते हैं तो जब तद्भव से तत्सम बनाएंगे तो यहाँ पे खा का हमेशा आपका छा छत्री हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि खा जब भी होगा तो उसका रूप बदल के, जो खा होगा उसका रूप बदल के दोस्तों छा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा हो जाएगा साक्षी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक पूरी होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो और ये हिंदी के टॉपिक जो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों रोजगार सक्सेस की चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट भी दें दोस्तों कि किस टॉपिक पर और वीडियो बनाए जाएं। सफलता दोस्तों उन्हीं को मिलती है जो लगातार अपने कार्य पर जो है लगे रहते हैं। लगातार जो अपने कार्य पर लगे रहते हैं दोस्तों, एक दिन उनको निश्चित रूप से ये सफलता मिलती है। इसलिए आप सभी अपने लक्ष्य को पाने के लिए केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आगे भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। SSC GD का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और कई सारे आप लोगों को जिस राज्य से संबंधित हो या जिस ज़िले से संबंधित हो, तो कई सारे जो है एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों अपनी मेहनत लगातार बनाए रखें और सफलता पाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। आप जो है एक दिन निश्चित रूप से सफल होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।